कौन सा वीडियो में छोटा है ना 193 MB का ही होगा वो 5 बार है मैंने क्या किया एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में फॉलो किया ना तो मैसेज तो तुरंत जाता है आगे ये तो बेसिक इम्पोर्टेंट है किसी ने डाउनलोड किया कर दिया ऑटोमेटिकली हो जाता है ऑटोमेटिक बट किसी ने अगर ये किया डाउनलोड करा और चेक करा तो उसमें क्वेश्चन तो काफी है और सच में बहुत इट्स लाइक टीईटी प्लस लेवल है टीईटी के लिए तो मांगना है प्लस थोड़ा और भी अच्छा चलो कोई होमवर्क दिया था आप लोग को बेटा तो कोई डाउट है उसमें बायोलॉजी बताओ चलो डाउट आप बोलो DPP 3 का now everyone check करो DPP 3 का क्वेश्चन नंबर 6 now question क्या है next question let's read a charge dust particle of the radius 5 into 10 raised to minus 7 meter is located in a horizontal electric field having an intensity of 3.14 into 10 raised to 5 Newton per coulomb. The surrounding medium is air with coefficient of viscosity eta equal to 1.6 into 10 raised to minus 5 Newton second per meter square. If the particle is moving with uniform horizontal speed of 0.1 meter per second, the number of electrons on it will be how much? Okay. अगर ये क्वेश्चन आपको आया मतलब जोल है क्यों जोल है क्योंकि क्वेश्चन आ ही नहीं सकता क्यों नहीं आ सकता क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता और अगर तुम्हें आया है दैट मींस तुमने कुछ तो लोचा मारा है ऑनलाइन से कुछ तो गया क्वेश्चन नंबर 6 ओके DPP 3 का क्वेश्चन नंबर 6 अब सुनो सबसे पहले ये क्वेश्चन में दो चीज है एक तो चार्ज पार्टिकल है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और सराउंडिंग मीडियम की वजह से एक विस्कस फोर्स डेवलप हो रहा है नाउ विस्कोसिटी इज बेसिकली फ्रिक्शन विस्कोसिटी का सिंपल मतलब क्या है बेटा फ्रिक्शन फ्रिक्शन वर्ड हम यूज करते हैं इन केस ऑफ सॉलिड विस्कोसिटी वर्ड यूज होता है इन केस ऑफ फ्लूइड
फ्लूइड का मतलब क्या हुआ, एयर या तो लिक्विड, मतलब दोनों में से कुछ भी। इसलिए हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला जो अप्लाई करना पड़ेगा ये होगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स should be equal to viscous force. Okay. The formula for viscous force was given by a scientist जिसका नाम था किसका? Now, electrostatic force का फॉर्मूला क्या होता है? Q into E, yes. और जो viscous force है उसका फॉर्मूला याद रखो, it is 6 pi theta r. ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है? वो आगे आपको सिखाया जाएगा। फॉर्मूला क्या है? 6 pi theta, that is coefficient of viscosity, into the radius into the velocity. Okay. Now, यहाँ पे बोला है we have to find the number of electrons, इसलिए Q को मैं n into E लिख सकता हूँ, सही है? कैपिटल E is equal to वापस 6 pi theta r. और अब सब चीजों को सब्स्टिट्यूट करेंगे, n into 1.6 into 10 raised to minus 19. नम इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना? 3.14 into 10 raised to 5 must be equal to 6 pi into theta. The value of theta is 1.6 into 10 raised to minus 5. चलो आप भी बता दो, रेडियस कितना दिया है? तो बोलते भी हो सर, समझ में क्या बोलते हो? pi into ओके, और वेलोसिटी ठीक है। नाउ पाई और पाई कैंसिल हुआ, ठीक है, और कुछ 1.6 और 1.6 कैंसिल हुआ, एनीथिंग एल्स? कुछ भी नहीं। अच्छा, सिर्फ पाई के फैक्टर वाला कोई ऑप्शन है क्या? पाई के फैक्टर नहीं, मतलब और एक केस बचा है ना, तो 6 पाई का क्या होगा? 13, तो 3 का फैक्टर कौन था? ठीक है ना, let's not do some kind of agency. हाँ, अरे देखो 150 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा 150? अरे क्यों नहीं आएगा 150? नहीं आएगा ना, मल्टीप्लिकेशन में 2 ही है ना, 3 पर 5 है ना, तो 3 का फैक्टर आएगा, बाकी तो 10 की पावर में एडजस्ट होगा। अरे समझा ना, इसलिए आता 3 पीछे रॉन्ग दिया ओके, और कोई डाउट बेटा? नेक्स्ट ये भी ठीक है, डाउट नहीं है कि क्वेश्चन ही नहीं किया ही नहीं किया है, सबने किया है ना? पक्का ना? नोटबुक चेक करूंगा तो मिलेगा ना? मिलता है पैसे देके सब मिलता है, आपके लिए ज्यादा नहीं करना ले लेना, मतलब हाँ चार्जेस वहाँ पे जाओ आगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्लस पढ़ा था, आया ना? पक्का? ठीक है, बुक बंद करो एक बार। ठीक है, आज लाइन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ऐसे स्टार्ट करेंगे और ऐसे जाएंगे, ठीक है, आप पे लास्ट में चलो
ज्यादा टाइम नहीं है, 5 मिनट में वी हैव टू रिवाइज एवरीथिंग एज ऑफ नाउ जितना हमने किया, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? याद रहना, ठीक है। और किसी को बुक ओपन नहीं करनी है, आप जो भी पढ़ने वाले हो मैं आपसे कोई दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा, याद करनी है, फिक्स है। आपको जो भी लग रहा है कि जो आप पढ़ के अभी याद करोगे वो मैं नहीं पूछूंगा। बोल। इलेक्ट्रिक फील्ड में रिफ्लेक्शन होता है, उसको इलेक्ट्रिक डायपोल। हेलो well, what is electric dipole? Electric dipole is when two equal and opposite charges are placed at a certain distance. So the magnitude of electric dipole is the charge on one of the charges. नहीं, when is the electric dipole? So equal and opposite charges placed at a certain distance. ठीक है, अब आप खड़े हो। What is electric dipole moment? हाँ। It's not your feeling. बोलो। नहीं, ये साइड में बैठो। What is electric dipole moment? बाजू में charge into distance between the two same equal charges. Distance between the two charges and the magnitude of that charge. यूनिट क्या है? Newton, Coulomb meter. कूलम Meter. मीटर। बैठो। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तीन प्रॉपर्टी बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। Electric field lines. They move from positive charge to negative charge. बोलो इलेक्ट्रिक लाइंस के तीन प्रॉपर्टी। They never intersect each other. ओके They will not form closed loop. ओके Or they flow from positive to negative. ठीक, बैठो। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? बाजू में क्यों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या? लास्ट लेक्चर में तो पढ़ा है ना। बाजू में व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? ट्राई करना चाहोगे? एग्जैक्टली याद है। पीछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? Number of electric field lines passing through the given area. क्या? Number of field of line, electric field lines passing through the given area. इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स वेक्टर है या स्केलर है? Scalar. बैठो। फ्लक्स का फॉर्मूला बता दो। E vector is not S vector. E is constant. ठीक है, एच वेक्टर क्या है? Surface मतलब area का vector. व्हाट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया। बैठो। बाजू में फ्लक्स का साइन कन्वेंशन बताओ। सिंपल। लिखवाया है ना? याद है? मैं पीछे बेटा फ्लक्स का साइन कन्वेंशन बेटा बाजू में। हाँ बेटा बाजू में
तो सर्विस में एंटर इन होगा तब नेगेटिव और जब एग्जिट होगा तब पॉजिटिव और ओपन में एंटर जब पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा नहीं ओपन वाला कुछ नहीं होता, हाँ। क्लोज वाला ही है। हाँ क्लोज वाले में बोलो क्या बोला था आपने? इंटेलिजेंस और नेगेटिव हाँ। और डिफेंडर पॉजिटिव। ठीक है, बाजू में फॉर्मूला बताओ E एक्सिस ड्यू टू डायपोल का। हाँ हाँ बेटा 2K हाँ 2K 0 यस बाजू में बेटा E एक्सिस का फॉर्मूला नहीं बाजू में 2KP बराबर शॉर्ट डायपोल नहीं एग्जैक्ट KP upon R square minus square whole raised to the power of 2. नहीं बाजू में 2KP by R square minus 2 square divided L. 50 by R cube into 1 and 4 pi by नहीं भाई यस नहीं पता 2KP R upon R square minus 2 square divided ओके और इक्वेटर का KP by R square 1 minus एक्सिस का है बता इक्वेटर का इक्वेटर का एग्जैक्ट फॉर्मूला बाजू में इक्वेटर का एग्जैक्ट फॉर्मूला इक्वेटर का एग्जैक्ट फॉर्मूला पी के टर्म्स में आंसर नॉर्मल बताओ फिर उसमें ऐड कर Q1 2K Q1 x upon R square plus x square the whole part divided ओके और उसमें एक्सिस और इक्वेटर पे एंगल का क्या होता है, मतलब डायरेक्शन क्या होता है ई एक्सिस का और ई इक्वेटर का? ई एक्सिस पे होता है विद रिस्पेक्ट टू डायपोल मोमेंट एंटी पैरेलल ओके बोल बेटा ई एक्सिस और ई इक्वेटर का डायरेक्शन ई एक्सिस पे एंटी पैरेलल और ई इक्वेटर पे परपेंडिकुलर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ई इक्वेटर? टू के भी आगे होता है शॉर्ट ठीक है थोड़ा आप ही सारे नहीं आ रहे थोड़े आए नहीं
सबसे अच्छे स्टूडेंट रहे तो पनिशमेंट क्या है? कुछ तो लेना चाहिए सो दैट आपको थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ थोड़ी सीरियसनेस आए और सुविधा पनिशमेंट। चलो डिसाइड करो जल्दी जल्दी अभी। यस, कोई सजेशन चाहिए आपके हिसाब से? व्हाट शुड बी द पनिशमेंट गिवन सो दैट दिस कैन बी नॉट रिपीटेड इन फ्यूचर? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए था सो दैट आज चीजें आ जाती हैं? देखो दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन मेरे पास है, द ऑप्शन इज यू राइट एनसीईआरटी, मतलब यू राइट एनसीईआरटी, सॉल्व एग्जांपल्स नहीं, एक्सरसाइज नहीं, यू राइट एनसीईआरटी, द एंटायर चैप्टर यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक चार्जिंग पे लिखो पूरा विद इंट्रोडक्शन, बीच में डायग्राम है वो बनाओ, जो भी ब्लू बॉक्स आए, जो भी हर चीज आए वो लिखो। दिस इज ऑप्शन नंबर 1। ये वर्स्ट काइंड ऑफ होमवर्क है। वर्स्ट काइंड ऑफ होमवर्क क्यों? जीरो आउटपुट, कुछ फायदा नहीं होगा। पर जब खुन्नस निकालनी हो तो ये होमवर्क दिया जाता है। जब टीचर को खुन्नस निकालनी हो, गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा, भले चेहरे से वो स्माइल दे रहा है, वो बहुत खुश है आपके, पर अंदर से ऐसा है कि बस बाहर मिले तो इतना मारे, ठीक है? दिस इज सिनेरियो 1। सिनेरियो 2, कुछ कंस्ट्रक्टिव सो दैट आपका भला हो और मुझे लगे नेक्स्ट टाइम जब मैं वापस बार वाली सब चीजें आती हूँ तो एक्सरसाइज 2 बार सॉल्व करना। ओके, इसमें मुझे बस एक ही छोटा सा प्रॉब्लम है, व्हेन आई एम गिविंग द होमवर्क ऑफ बीपीपी 3 द फ्यू क्वेश्चंस यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, कैंटीन चुन के मुझे 3-4 अच्छे बच्चों ने पूछा कि चलो सर ये बताओ, मुझे जेन्युइन अच्छा क्वेश्चन है, किसी को नहीं आया क्योंकि पर किसको समझा कि ये मुझे करना चाहिए, क्योंकि तुमने 4-5 बच्चों ने सॉल्व किया, बाकी किसी को पता भी नहीं ये एग्जिस्ट करता भी है। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे नजरों से जा रहे हैं, तो देयर मस्ट बी समथिंग जो आपको करना चाहिए डिलीजेंट। एक्सरसाइज 2 बार सॉल्विंग आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लग रहा है कि बच्चे करेंगे भी नहीं उसको, या मुझे समहाउ। और कोई सजेशन? प्रीति क्या करोगे? अगर अच्छा लगा तो सबके लिए ट्रू होगा। हाँ, एक्सरसाइज सॉल्विंग और डेब्यू तो है, और दूसरा उसका चेकिंग भी, और उसका एक बार वाइवा लोगे, और अगर उसमें नहीं किया तो ओके विद दिस? हाँ होगा ना क्या? सॉल्व कर उसमें थियरी का भी आता है कि एक बार ठीक है, पर मतलब यार में एग्जैक्ट फार्मूला तो कभी यूज हुआ है, कौन सा? जो एग्जैक्ट वाले फार्मूला बहुत रेयर यूज होते हैं, वो तो प्रैक्टिस हो गई, तो वो तो तुम्हें करना है ना, ढूंढना ही है ना। पनिशमेंट जरूर उसमें वैसे तो इसमें सब कवर है ना। सर एक बार आपने जो डॉक्यूमेंट करवाया है पूरा जितना भी है उतना ही हो और सारी ओके, होमवर्क नंबर 1, जितना भी अभी तक पूरा चैप्टर हुआ है, द एंटायर सिनॉप्सिस यू हैव टू मेक इट, आपके पास पूरा फॉर्मूला रेडी होना चाहिए। दूसरा, थोड़े से क्वेश्चंस मैं ग्रुप पे भेजूंगा, जिस और उसके नीचे मैं लिखूंगा, वो पूरा सॉल्व करके मुझे नेक्स्ट लेक्चर में दिखाना। ओके, चलेगा? पक्का? और उस दिन वाइवा होगा, और अगर वाइवा का आंसर नहीं हुआ तब मैं एनसीईआरटी लिखूंगा। कैन यू डू दैट? पेरेंट और उसमें जो बैठे हुए हैं अनफॉर्चुनेटली उनको भी करना। बैठो। The reason is, luckily तुम्हें ये बैठा है, and I was 100% sure कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। अगर आपको देखना है मैं वापस ले सकता हूँ, अगर किसी को ट्राई करना है। सिनॉप्सिस ऑलरेडी बन चुका है तो चलेगा। If you have made the synopsis, then I do not have a problem. But then जब next time आएगा लूँ, उसमें नहीं आया तो पनिशमेंट फिर भी सेम ही हो। और हाँ, एमसीक्यू जो भेजूंगा उसमें वो फिर सबको ही करना है। हाँ, एक क्वेश्चन मैं करता हूँ ना, गैस बार लगा करना ही है अभी।
क्वेश्चन पूछूंगा किसी और को ठीक रहेगा, अभी मैं चालू कर रहा हूँ उसके बीच में वो क्वेश्चन पूछता हूँ। बोलो कुछ So I think the one thing which required in this class maybe in future is the forcefulness. के पीछे बढ़ना पड़ेगा। I think this is the only thing required. जो आपके पेरेंट्स बोलते हैं क्योंकि सर आपको नहीं पता मेरे बेटी के बारे में, आप जब तक पीछे नहीं बढ़ोगे तब तक कुछ नहीं होगा उसका। तो वैसा ही है तो वैसे करते हैं स्टार्ट। ओके कंपल्सरी थी, देयर इज नो अल्टरनेटिव। अच्छा नहीं होगा हम सिंपल करेंगे, लेक्चर में ही नहीं बैठना चाहिए अब से फ्यूचर। ओके नो होमवर्क, यू आर नॉट गोइंग टू सिट फॉर माय लेक्चर, नो मॉड्यूल, यू आर नॉट गोइंग टू सिट फॉर माय लेक्चर। ठीक सिंपल है, अब से सिंपल रूल है। लेक्चर में बैठने वाले में होमवर्क चाहिए, मॉड्यूल चाहिए, सब चाहिए, क्लास वर्क चाहिए, क्लास वर्क में बुक लिखोगे। अच्छा क्लास वर्क नहीं लाया बाहर, होमवर्क बुक नहीं लाया बाहर, जब बोला सिनॉप्सिस है तो सिनॉप्सिस बुक चाहिए, फोटो नहीं चाहिए, घर पे जाके लेके आऊंगा नहीं चाहिए, टाइम पे रहते हो तो सामने ही रहता हूँ, मुफ्त में रहता हूँ, कुछ भी कहीं नहीं, यहाँ पे बुक चाहिए मतलब चाहिए। डन पक्का श्योर एकदम ओके फाइन। तो नेक्स्ट लेक्चर से सब अपना अप टू डेट करके आना। हर एक का सिनॉप्सिस मुझे नेक्स्ट लेक्चर में चाहिए। आई थिंक डायगोनल तो हो ही चुका है, प्लस में आज सॉलिड एंगल भी करवा दूंगा, तुम्हारा सॉलिड एंगल भी डन हो जाएगा। तो मतलब सिर्फ गॉस थ्योरम बचेगा, वो भी मोस्टली इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो एप्लीकेशन ही बचेगा। तो नेक्स्ट वीक में तो वो भी खत्म हो जाएगा, तो रेडी करो। प्लस का हाफ तो भी जाएगा, फिर अपडेट कर देना, ठीक है। चलो हेडिंग दो, आज का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक का नाम है कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। टॉपिक का नाम कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। देखो पहला पॉइंट 1, सॉलिड एंगल इज द 3 डायमेंशनल एंगल। सॉलिड एंगल is the 3-dimensional angle enclosed by the lateral surface of the cone at its vertex. Of the cone at its vertex, or it is the 3D angle, or it is the 3D angle subtended by a spherical section or it is the 3D angle subtended by spherical section at its center of curvature. At its center of curvature. That is now comes the most important part. देखो सॉलिड एंगल हाँ सेट के बाद दिखाएगा मैं बट कनेक्ट नहीं करता बनाना। ओके सॉलिड एंगल ये जो कंसेप्ट है ना, अगर हम देखें ना तो उसका मेंस में एक ही काम है और वो काम है गॉस थ्योरम को प्रूव करना। ठीक, इसको प्रूव करने के लिए काम में आया ना गॉस थ्योरम, बाकी मेंस में इसका जीरो यूज, मतलब कुछ काम नहीं आता क्योंकि एनसीईआरटी भी इसको कुछ बात नहीं देगा और उसके क्वेश्चन जनरली टफ होते हैं, इसलिए वो कभी उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करता। पर ये कंसेप्ट क्योंकि स्लाइटली टफर साइड पे है समझने के लिए, तो लोग उसको कहां पे ज्यादा यूज करते हैं एडवांस। एडवांस में भर भर के क्वेश्चन है सॉलिड एंगल,
ओके, तो सॉलिड एंगल समझ लेते हैं। द कंसेप्ट इज सिंपल। हमारे पास एक कोन है, ओके, तो जब आप कोन को यहां से ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहाँ पे एक सर्कुलर प्लेन दिखेगा। क्या आप एग्री करते हो? नाउ हम लोगों ने ना सप्लीमेंट्री एंगल पढ़े थे जब हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट हुआ था, लेक्चर 1 अगर आपको याद होगा तो, जहां पे मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पढ़ा था। उस केस में मैंने आपको बताया था कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज दो होते हैं। पहला प्लेन एंगल, और प्लेन एंगल बेसिकली क्या है अगर आपको याद होगा तो प्लेन एंगल होता है कि अगर मान लो मेरे पास यहाँ से एक रेडियस वेक्टर है और अब मैं यहाँ पे आर्क में घूमता हूँ, तो आर्क सर्कल के सेंटर में कितना एंगल सबटेंड करता है तो उसको प्लेन एंगल बोलते हैं। जैसा तो पिछले प्लेन एंगल को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं? थीटा। और आप मुझे बताओ तुम थीटा को डिफाइन कैसे करते हो? फॉर्मूला है कुछ तो आर्क लेंथ बाय, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ इट इज नथिंग बट आर्क लेंथ अपॉन द रेडियस। Now if I ask you a question, ना सुनना चाहिए। If I ask you a question, मैं अगर यहाँ से ऑब्जर्व करूँ, मतलब इस दो रेडियस के बीच में ऑब्जर्व करूँ और मैं कहीं पे भी एंगल मेजर करूँ, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में मेजर करूँ, इन दोनों पॉइंट के बीच में मेजर करूँ, यहाँ पे मेजर करूँ, यहाँ पे, क्या मेरा थीटा सेम ही रहेगा? Obviously yes, हाँ या ना? मतलब अगर मैं ये इतना आर्क लेंथ लूँ और उसको ये रेडियस से डिवाइड करूँ, या अगर मैं इतना आर्क लेंथ लूँ तो ये रेडियस से डिवाइड करूँ, तो थीटा तो सेम रहना चाहिए ना? तो थीटा नेवर चेंजेस between the two fixed arcs, मतलब between the two fixed radius। Yes or no? So मेरा ये है, इसको मैं प्लेन एंगल बोलता हूँ। इसका यूनिट डिग्री है, बट जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? रेडियस। ये डिफाइन करते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इज नॉट 2D एंगल, इसलिए विजुअलाइजेशन में कई बार गलती होती है। सॉलिड एंगल इज नॉट 2D, सॉलिड एंगल इज व्हाट? और अगर मैं 3D में देख रहा हूं तो क्या यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन दिख रही है? और ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है वो ही तुम्हारा सॉलिड एंगल है। So it is measured in circular manner. So it is never measured in a vector form, rather it is measured in a circular manner. So it is when it is measured in circular manner, तो उसका definition भी लेंथ के फॉर्म में नहीं आ सकता क्योंकि लेंथ 1D है। Are you able to understand it? तो यहाँ पे उसको एरिया के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। किसके फॉर्म में लेके आना पड़ेगा? इसीलिए जो स्मार्ट है ना उसको समझ में आ गया है कि अंकित सर सॉलिड एंगल का सिंबल तो हम क्या यूज करेंगे? ओम। और उसका डेफिनेशन इसी से आधारित है। कैसे? मैंने इसको आर्क लेंथ अपॉन रेडियस लिखा, यस और नो? अगर मैं L अपॉन R लिख रहा हूँ, व्हाट इफ आई मल्टीप्लाई विद R एंड R? जस्ट टू गिव यू द आइडिया। इफ आई मल्टीप्लाई विद R एंड R तो नीचे तो R into R क्या बना? R स्क्वायर। तो बेसिकली नीचे है R स्क्वायर। ऊपर अगर आप यूनिट वाइज चेक करो तो दिस इज लेंथ इनटू द रेडियस, यस और नो? सो टेक्निकली समहाउ मैं मीटर इनटू मीटर कर रहा हूं व्हिच इज गेटिंग इनटू व्हाट? मीटर स्क्वायर। एंड मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है? इसलिए इसका डेफिनेशन है ये। सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज द सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर या डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हमने सर कौन सा डिस्टेंस है? कौन सा डिस्टेंस समझाओ, एक्सप्लेन करो। इस केस में अगर मैं चेक करूं तो ऐसा बना। तो आपको कोन में अगर आपको याद पता होगा, कोन में जो स्लांटिंग लेंथ है ना, स्लांटिंग लेंथ वो तुम्हारा भी R1 है क्योंकि वो फिक्स होगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? जस्ट इमेजिन करो तुम अगर इसको यहाँ से यहाँ पे फिक्स कर रहे हो और फिर ऐसे घुमा रहे हो, तो ये वाला जो पूरा का पूरा सर्कल है उसका ये वाला लेंथ तो फिक्स है ना, वो तुम्हारा R है। तो R समझा है सबको? और क्या सरफेस एरिया भी समझा है? कौन सा सरफेस एरिया लोगे तुम? ये वाला। तो उस सरफेस एरिया को जब तुम किससे डिवाइड करोगे? R स्क्वायर के साथ। तो जो तुम्हें मिलेगा टेक्निकली उसका यूनिट नहीं होना चाहिए ना, सही बात है ना? क्योंकि मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर जैसे इसमें भी है। तो इसमें तुमने एंगल लिखा ना, वैसे ये भी एक एंगल बनेगा और उस एंगल को हम क्या नाम देंगे बेटा? सॉलिड एंगल। और यूनिट क्या है? तो द SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज व्हाट? area।
Are you able to understand this? What if, अंकित सर, मैंने ऐसा एरिया गलती से ना लेके उसको स्लाइटली थोड़ा सा स्लांट किया, मतलब दिख रहा है अभी, तो मैंने अभी इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने कोन को ऐसा लिया। जब मैंने कोन को ऐसा लिया तो अब इसका जो एरिया वेक्टर है, आपको समझ में आ रहा होगा, कौन सा वेक्टर, वो आई थिंक इसका परपेंडिकुलर ऐसा होगा, ये सर। तो इस एरिया वेक्टर का मैं कंपोनेंट लूंगा, आर यू टू अंडरस्टैंड? इस एरिया वेक्टर का क्या लूंगा, कंपोनेंट। किसके डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन। क्योंकि मुझे ना डेफिनेशन इसके ऐसे ही आती, मुझे ऐसे डेफिनेशन नहीं आती, तो मुझे उसकी डेफिनेशन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर यू टू अंडरस्टैंड? मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको कंपोनेंट वाइज डिवाइड करना पड़ेगा। सो जब मैं कंपोनेंट वाइज डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे ऐसे क्या होगा, तो आई थिंक आई शुड बी नोइंग दिस एंगल मेबी। सो लेट अस से द एंगल इज गिवन एज कितना, तो क्या मैं ds का ये कंपोनेंट ले सकता हूँ, अगर ये कंपोनेंट लूंगा तो क्या हो जाएगा, ds cos। इसलिए यहाँ पे जो छोटा सा एंगल सॉलिड एंगल बनेगा उसको हम लिखेंगे do, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ds cos थीटा बाय क्या, ds क्या, cos थीटा बाय r स्क्वायर। याद रखना ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब मुझे स्मॉल एलिमेंट लेना होगा। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब हमें एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा, और ये फॉर्मूला तुम्हारा जनरल फॉर्मूला होगा। This is when we want to use the element, this is when we want to use the basic definition, जैसे इसका definition हमने यूज किया था। ये क्लियर है? और एक चीज समझा देता हूँ जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड वन थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट जब मैं यहाँ पे सॉलिड एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, इसको दो बार हमने डिफाइन किया, एक कोन के विद रिस्पेक्ट में, दूसरा स्फीयर के विद रिस्पेक्ट में, आया ना? तो स्फीयर के विद रिस्पेक्ट में कैसे डिफाइन किया, अगर तुम दूसरी डेफिनेशन पढ़ोगे तो इट इज द 3D एंगल सबटेंडेड बाय क्या, अ स्फेरिकल सेक्शन एट इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई थिंक ये भी एग्री करोगे, अगर ये स्फीयर होता तो स्फीयर का अगर इतना पार्ट आप कट करते तो आपको सेंटर पे जो पार्ट दिखता, दैट इज अगेन द सॉलिड एंगल। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ओके, चलो अब एक क्वेश्चन पूछता हूं। अगर तुम इस आर्क को घुमाते हो ऐसा, तो कितना डिग्री घूमता, 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन, यस और नो? मतलब कि प्लेन एंगल का जो एक रेंज है वो 0 से 2 पाई है। डू यू एग्री? वैसे मुझे सॉलिड एंगल का रेंज फाइंड करना है, सही बात है ना? पर याद रखना ये 2D नहीं है, ये कौन सा है, तो इसका विजुअलाइजेशन करते हैं। सबसे पहले I want to create a sphere. सबसे पहले I want to create a sphere from a single length of the arc. So what I am going to do is this. First, I will take here and then I will rotate one time. जब मैंने इसको पूरा का पूरा एक बार रोटेट किया तो मैं कितना घुमा, 2 पाई। और जब 2 पाई करके घुमा तो तुम्हारे सामने एक डिस्क रेडी हुआ। क्या रेडी हुआ? डिस्क। समझ में आ रहा है अच्छे से? अब उस डिस्क का ये कॉर्नर को और ये कॉर्नर को मैंने फिक्स कर दिया, तो अब डिस्क का ये एक्सिस बन गया। और अब मैंने क्या किया, इसको फिक्स करके मैंने यहाँ से इसको जोर से धक्का दिया, तो अब ये ऐसे गोल गोल घुमा। तो जब ये पूरा ऐसे घुमा तो अब तुम्हें, अगर तुम उसको देखोगे और वो बहुत बार घूम रहा है तो तुम्हें स्फीयर जैसा दिखेगा। इमेजिन हो रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? अगर तुमने ग्लोब को ऐसे गोल से घुमाया होगा तो वो पास घूमता है ना, बस वो ग्लोब ना भी होना और डिस्क होना तो भी तुम पास हुआ तो भी तुम्हें वो स्फेरिकल जैसा आपका आई परसीव करेगा। तो मतलब तुमने टेक्निकली क्या किया, तुमने एक बार घुमाया 2 पाई, तुमने एक बार ऐसे घुमाया 2 पाई। इफ यू ऐड 2 पाई प्लस 2 पाई आंसर इज, तो सॉलिड एंगल का रेंज इज 0 से 4 पाई। सो एंगल सबटेंडेड बाय अ सॉलिड एंगल अबाउट द स्फीयर इज कितना होता है, 4 पाई। सर्कल के लिए प्लेन एंगल कितना, 2 पाई। सॉलिड एंगल फॉर स्फीयर इज 4 पाई। लेट मी जनरलाइज, सॉलिड एंगल फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस इज 4 पाई। नाउ यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, सॉलिड एंगल फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस इज 4 पाई। अब बोलोगे सर कैसे, हाउ इट इज 4 पाई फॉर एनी क्लोज्ड एंगल कैसे 4 पाई? चलो, कितने लोगों ने रूबिक्स क्यूब खेला? ठीक है, कितने लोगों ने रूबिक्स क्यूब देख पाए?
देखा था मैंने। कितने लोगों ने रूबिक्स क्यूब को तोड़ा है? कितने लोगों ने जब रूबिक्स क्यूब को तोड़ा है तो सेंटर में छोटा सा स्फीयर मिला है? बाहर से तुम्हें क्या दिखता है, पर अंदर में लिटरली वो है क्या? बिकॉज तुम टेक्निकली स्फीयर के ऊपर अगर डिफरेंट लेयर्स बनाते जाओ तो तुम कोई भी शेप बना सकते हो। मैं कोई भी रैंडम पत्थर उठा के अगर ओपन करूं, क्या पता उसके अंदर से स्फीयर मिले। इमेजिन हो रहा है मैं क्या बताना चाहता हूं? So any closed surface can be treated as having at the center a small spherical ball. जिसके ऊपर मैंने अलग-अलग लेयर बनाया। तो स्फीयर बनाने के लिए मुझे कितना सॉलिड एंगल चाहिए? 4 पाई। फिर मैं कोई भी स्फीयर बना लूं, उसके ऊपर मैं कुछ भी सरफेस बनाऊं, मुझे क्या फर्क? Because it's a 3 dimension. That's why for any closed surface the solid angle subtended at the center is how much? 4 pi. याद रखना। Okay. देखो I am simplifying the things as much as possible because अगर तुम वैसे सर्च करने जाओगे मैथमेटिक्स में very difficult to understand. So मैंने थियरी वैसे बनाई है पढ़ के कि जो मेरे हिसाब से मैं समझा पाऊँ मैंने सॉलिड एंगल समझा, but I think you understood. Yes. So प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में डिफरेंस बता देते हैं एक बार क्विकली। प्लेन एंगल कौन सा एंगल है? सॉलिड एंगल कौन सा एंगल है? प्लेन एंगल के लिए डेफिनेशन क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द आर्क लेंथ अपॉन द रेडियस। सॉलिड एंगल के लिए डेफिनेशन क्या होती है? एरिया अपॉन रेडियस। ठीक है, जब भी छोटा सा एलिमेंट लेंगे तब हम सॉलिड एंगल को डिफाइन चेंज कर देंगे। द सॉलिड एंगल विल बी डिफाइंड इन दैट सिनेरियो विल बी व्हाट? ds cos theta by r। याद रखना, ओनली व्हेन वी आर टेकिंग अ स्मॉल एंगल। ठीक है। अच्छा, मैं ये भी बता देना क्यों मैं बोल रहा हूँ कि हम सॉलिड एंगल ये इन जनरल नहीं करेंगे, वरना तो मेरे साथ आर्ग्यू करोगे। पता है क्या? कि सर आर कौन सा लोगे? सबके दिमाग, क्योंकि मैंने जब पढ़ा था तो थोड़े दिमाग में आ गया था कि अंजित सर को पूछे कि आर कौन सा लोगे सर, आर तो चेंज होगा ना, इसलिए मैंने बोल दिया तुम्हें इट इज ओनली डिफाइंड व्हेन वी टेक व्हाट? द स्मॉल। बिकॉज़ व्हेन यू टेक द स्मॉल एलिमेंट इट इज परफेक्टली फाइन, क्योंकि आर थोड़ा और 19 फिट होगा बट एवरेज वैल्यू आर बोल सकते हो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है। सो ds cos theta by r square only when you want to take this। अच्छा, प्लेन एंगल का रेंज कहां है? 0 से 2 पाई। सॉलिड एंगल का रेंज क्या है? 0 से 4 पाई। प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन, सॉलिड एंगल का यूनिट है सेक। ठीक है। सर तो अगर बोलोगे सॉलिड एंगल 4 पाई है तो बोलोगे स्फीयर। हां, लेकिन इफ इट टेक एनी अदर एंगल फॉर सपोज 2 पाई तो फिर आप उसको मतलब एग्जैक्टली ड्रॉ कैसे कर, क्योंकि आपने तो बोला कि ये ऐसे भी डिफाइन होता है। पर तुम्हें सॉलिड एंगल ड्रॉ करना है बताओ। सी, ड्राइंग पार्ट इज difficult. Difficult means how we are defining the angle. Yes or no? You are defining this as like a circle format. Yes. So अब मैं ना तुझे imagine कर रहा हूँ। मान ले कि मैं इसको इतना ले लेता हूँ। समझा? So it is going to define अगर तू ऐसा इसको ड्रॉ कर, तो तेरा अभी ऐसा और अब ये 2D है नहीं, बराबर। सो ये एक्चुअली में क्या हो रहा है? 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा तो ये दो प्लेन के बीच में ऐसा हो सकता है। सो यहाँ पे भी एक पार्ट होगा अगर कोण होगा तो this surface area upon this length का square, that is r square। इतना सॉल्व है। अब तो इसको ओपन करते ही जाओ, तो जब ओपन करेगा यहाँ पहुँचेगा तो अब this will become this। तो
अब मैं ये बनाने के बजाय मैं इसके ऊपर ऐसा लेयर बनाता हूँ, लाइक दिस लेयर, तो वो सर्किल सेक्शन भी बन गया। तो सी मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता ये वाले, मुझे फर्क यहाँ के उसके प्रोजेक्शन से पड़ता, क्योंकि ये ज्यादा है ना। तो स्फीयर को अगर मान ले कि मेरे पास एक स्फीयर है, मैं बेस्ट एग्जांपल दूं, हम जब होटल में जाते खाना खाने के लिए, रेस्टोरेंट में जब जाते हैं, तो हम लोग को वो जो वेटर होता है ना, वो नींबू काट के देता है। तो नींबू का पता है वो एक शेप होता है, बहुत पर्टिकुलर शेप होता है, दैट्स काइंड ऑफ कोन जैसा छोटा सा लेयर, उसके बाद में से लेयर देता हूँ वहाँ। अगर वो लेयर को मैं ऐसे कट भी कर दूँ, बट नाउ व्हाट दैट पर्टिकुलर एंगल जो सेंटर में बन रहा है ना, दैट इज द एंड ऑफ एंगल, दैट्स एक्चुअली योर सॉलिड। फ्लैट पेपर होगा तो उसका 2x होगा। हाँ, नाउ फ्लैट पेपर तो तेरे पास कुछ भी नहीं, इट्स अ 2D, इट्स नॉट अ 3D ना। इफ इट इज 2D तो उसका सॉलिड एंगल नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो एक कोन था जिसको मैंने खोल के मतलब फ्लैटन कर दिया, तो फिर उसका 2x। ओके, उसका मैं अभी 2 मिनट आंसर देता हूँ। एक या इसके बारे में एक बार क्वेश्चन तो मैं बता रहा हूँ। इतने क्वेश्चन क्या पूछा है कि सिंगल प्लेन पेपर लिया तो उसका सॉलिड एंगल है, ठीक है? क्या वो 2 है, क्या वो 0 है, या कुछ और इसका आंसर भी दे दें, ठीक है? चलिए ड्रॉ कर लिया सबने, क्योंकि वो ऐसा एक टेक्निकली एंगल बन कहाँ पे बना? उसका एंगल काइंड ऑफ एक हेमिस्फेरिकल डोम जैसा है, मतलब तेरे सरफेस उस पॉइंट पे कांटेक्ट में होने चाहिए, पर सरफेस कहाँ है और डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस कहाँ है, वो एक प्रॉब्लम है। पर ठीक है, चलो मैं बता रहा हूँ। हाँ, कहाँ तक लिखा आप लोगों ने? ये लिख दिया, ठीक है। इसके नीचे लिखो द रिलेशन बिटवीन half angle of the cone and solid angle. At vertex. Okay. Now this is very powerful, and all advanced questions only utilize this method. All advanced. ठीक है? क्या पूछा है? क्या लिखवाना है मैंने आपको बेटा? Relation between क्या? Half angle of the cone and solid angle at the vertex. ठीक है? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये कोन है और इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ ऐसा। ओके, अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस एंगल इज थीटा, दिस थीटा इज हाफ एंगल ऑफ द कोन। तो आई होप ये समझा होगा, थीटा इज व्हाट? हाफ एंगल ऑफ द कोन। And please remember, ये एंगल 2 dimension. This is the half angle of the cone. ये कौन सा एंगल है बेटा? 2 dimension. Are you able to understand this? And I want to define, सुनना चाहिए, I want to define the solid angle. I want to define this O. And I want to establish the relation between this solid angle and this theta. समझा? Did you understand? मुझे किसके बीच में relation चाहिए? This time, the 3D angle with the 2D angle, because I can understand 2D angle better, not 3D angle. Yes or no? So somehow if I convert that 2D angle into the 3D angle, my question becomes simple. Samjha? That's why
मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए और रिलेशन एस्टैब्लिश जब हम करते हैं the answer turns out to be the solid angle at the vertex of the cone is 2 pi bracket 1 minus cos. क्या लिखा? 2 pi 1 minus cos theta. That's the answer. So if I say that 2 pi 1 minus cos theta, इसका मीनिंग क्या है? पहले तो समझते हैं कि थीटा कैसा है, yes or no? Now let's understand थीटा इतना है, yes. Now समझने वाली बात क्या है बेटा कि जब तुम थीटा को यहाँ पे लेके आओगे तो ऑटोमेटिक सरफेस नीचे भी जाएगा क्योंकि ये हाफ एंगल ऑफ द कोन है, याद रखना ही। तो अगर मैं बोलूँ थीटा 30 है तो सरफेस सिर्फ इतना नहीं बढ़ा है, सरफेस साथ में है क्या बढ़ा है। सो 30 के साथ और कितना हुआ? 30 मतलब 60 कवर हो चुका है। क्या सबको समझ में आ रहा है? चलो अब मैं थोड़ा सा इसको 60 पे लेके गया। तो अगर मैं 60 पे लेके गया तो क्या यहाँ पे भी 60 जाएगा? पक्का? मैं थीटा को 90 कर देता हूँ। क्या आप एग्री करोगे कि ऑटोमेटिक ये सरफेस भी नीचे जाऊंगा? डू यू एग्री विथ मी? पक्का? तो जब थीटा 90 हुआ तो क्या ये थीटा भी 90 हुआ? तो उससे आंसर क्या आएगा? अमृतसर आंसर आएगा 2 पाई। कितना आएगा? बट क्या आप एग्री करोगे जब ये इतना और इतना ओपन होगा तो ये कवर हो गया हेमिस्फीयर। ये बन चुका है आपका हेमिस्फीयर। क्या बन गया है? हेमिस्फीयर। जब मैंने इसको थोड़ा सा और घुमाया, लेट अस से मैं उसको लेके गया 120 ऊपर, तो नीचे भी 120 आया होगा ना, तो 240 पे पहुंच चुका है लास्ट। अगर मैं उसको पाई पे लेके गया ऊपर तो नीचे भी पाई हो चुका है ना, तो कैन वी से दैट इफ थीटा इज पाई my solid angle will become 2 pi bracket 1 minus of minus 1. The answer is 4 pi. क्या ये मैंने एक्सप्लेन किया था? So theta pi पे solid angle तुम्हारा कितना बन रहा है बेटा? 4 pi. And that's why the sphere subtends the angle how much? 4 pi at the center. और फिर जनरलाइज कर सकते हैं कि any closed surface axis is always with solid angle beta 4 pi. All clear simplification. Okay. और आंसर याद रखना। अब जो चीजें पूछा था, if you ask a plane surface, the answer is 0 because it's not 3D, it's 2D. 2D surface does not have a solid. Okay. 3D surface has a solid. So 3D का ही solid angle possible है, 2D का surface का possible है। Are you able to understand this? वो जो थीटा 90 वाला केस उसमें 3D गिरा जाएगा कि मेरा भी वो है था। तो उसमें 2 पाई हुए। ओके, कुछ देखना क्या? तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हेमिस्फीयर में 2 पाई होगा। हेमिस्फीयर में 2 पाई। हाँ, सॉलिड एंगल 2 पाई। और क्लोज सरफेस में 4 पाई। ऑल क्लोज सरफेस पूरा का पूरा स्फीयर में रहता है कितना एक प्लेन ही होना चाहिए ना, क्लोज मतलब पूरा का पूरा। एक्चुअली एक प्लेन है चेंजेस सर्कल ऑब्जेक्ट बना है तो एनिमेशन होगा। ठीक है बेटा, समझा तुमको? ये एकदम ये और ये फॉर्मूला राइट डाउन फिर एक स्टेटमेंट लिखवा। Gracias.
एंटायर शेयर का अब ये समझा सबको, लिख दिया सबने, ठीक है। नाउ इसके क्वेश्चन हमें करने हैं, बराबर, पर इसके क्वेश्चन हमेशा रिलेट किसके साथ करेंगे, फ्लक्स के साथ, किसके साथ, फ्लक्स। और अब मुझे बात बताओ, मैंने यहाँ पे फ्लक्स का नाम और निशान नहीं दिया, आया ना, तो समवेयर डाउन द लाइन सॉलिड एंगल फ्लक्स के साथ कहीं पे तो रिलेट होगा, तो रिलेट करने वाला जो सैंडविच था उसका नाम क्या था, गॉस। तो अब पहले गॉस थ्योरम इंट्रोड्यूस करेंगे एंड देन फिर लिख आएंगे सॉलिड एंगल गॉस थ्योरम कैसे इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। देखो गॉस थ्योरम, Gauss theorem. Please write down. The surface integral of electric field intensity. The surface integral of electric field intensity over any closed hypothetical surface. Over any closed hypothetical surface, ब्रैकेट में गॉसियन सरफेस, Gaussian surface in free space is equal to one by epsilon naught times 1 by epsilon naught times the total charge enclosed one by epsilon naught times the total charge enclosed within the surface. Within the surface. That is phi is equal to closed integral E vector dot ds vector. What will लिखा है इसमें? Phi is equal to closed integral E vector dot ds vector is summation of charge enclosed by epsilon. Summation of charge enclosed upon epsilon. Okay, this was Gaussian. अब सबसे पहले तो यहाँ पे टर्म्स देख लेते हैं। ये टर्म ठीक ठाक है, ये फ्लक्स है, ये भी ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ds ओके, एरिया वेक्टर, स्मॉल एरिया वेक्टर, सिग्मा समेशन, q चार्ज, en एनक्लोज्ड, मतलब वर्ड तो बताइए, विदिन, अपॉन, ठीक,
नॉट थिक, सर उनसे नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं होता। ये कुछ नया क्या है मार्केट में, क्योंकि जनरली हम इंटीग्रेशन में क्या लगाता है 2 से 5 -2 से 5 व्हाटएवर, ये क्या आ गया सर्कल, तो उसको हमने क्या लिखा क्लोज इंटीग्रल, जहां से स्टार्ट वहां पे एंड। जनरली इंटीग्रेशन का ऐसे लोगों का आंसर 0 आना चाहिए, बट आंसर 0 तब आता है जब हम ये चीज को 2D में करें। अब यहाँ पे पूरा डिफरेंट 2D का है, the entire Gauss theorem is only applicable when yes or no। बहुत सारे क्वेश्चन है अभी। सबसे पहला क्वेश्चन, गॉस को पता कैसे चला, यही आता है। See, the formula for flux is ES cos theta. Do you agree? टेक्निकली ये फॉर्मूला ES cos theta ही है। अगर तुम इसको मोटा-मोटी इसको इंटीग्रेशन को ES cos theta है, तो फ्लक्स अभी भी ES cos theta है। पर उसको कैसे पता चला कि ES cos theta को यूज ना करके हम डायरेक्टली क्या यूज करेंगे, Q enclosed by epsilon। चलो वो भी ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, उसको कैसे पता कि सिर्फ एनक्लोज चार्ज ले रहे हैं और कौन से चार्ज नहीं ले रहे हैं, जो बाहर है। मतलब कि ऐसा तो हो सकता है ना कि कंसीडर करो इस रूम में 3 चार्ज है और बाहर 50 चार्ज है, पर एज पर गॉस वो 50 चार्ज का इन्फ्लुएंस फ्लक्स में कुछ नहीं है, बल्कि हम बोल नहीं सकते कि वो 50 चार्ज इंटेंसिटी नहीं बना रहे, वो तो बनाए नहीं होंगे, आया तो मतलब इंटेंसिटी भी होगी, लाइन भी निकलेगी, लाइन कट भी करेगी, फिर भी वो बोला है कि हम बाहर वाले को नहीं लेते, हम सिर्फ इसको लेते हैं। सही बात है। तो सभी लोगों ने मिल के गॉस को क्वेश्चन पूछा, बताओ एनक्लोज चार्ज क्यों। तो गॉस ने बोला कि लेट मी टेल यू अ सिंपल स्टोरी। गॉस ने क्या बोला, उसने कि एक छोटा सा मैं स्टोरी बता रहा हूं, वो स्टोरी से तुम्हें समझेगा कि क्यों एनक्लोज चार्ज और क्यों वाले चार्ज। तो उसने स्टोरी इस तरह से सुनाई कि आज से बहुत सालों पहले जब इस धरती का, इस दुनिया का जब क्रिएशन करा गया बाय 3 देव, ब्रह्मा विष्णु महेश। सुनाए, पता है आप लोग को? नहीं, गॉस को पता है, गॉस से सुनिए स्टोरी बता रहा। गॉस ने बोला कि 3 जो लोग थे, कौन से थे? ब्रह्मा विष्णु महेश। ये जब चीजें बनाई गई, जब सब चीजें इन्वेंट हो रही थी, तब बहुत सारी चीजें उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया। और क्योंकि तीनों के तीनों भगवान थे, तो उनको पता था कि फ्यूचर में क्या आने वाला है। 2019, 20 कोविड, 2025 एआई बूम करेगा, है ना, ये सब इंडिगो क्राइसिस में जाएगा नेक्स्ट। नाउ उनको सब पता था। नाउ जब चीजें बना रहे थे ना, तो उनके पास एक मैनुअल बनी गई, वो मैनुअल में ना सारे क्वेश्चंस लिखे गए, और दूसरी मैनुअल बनाई जिसमें सारे क्या लिखे गए बेटा, आंसर। और मैनुअल लिखते गए, क्वेश्चन बनाते गए, और जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे जो ह्यूमंस को दिमाग में आ सकते थे वो सारे लिख दिए, और साथ में सारे आंसर जो हो सकते वो सारे लिख दिए। नाउ द प्रॉब्लम वाज वन, द क्वेश्चंस वर क्रिएटेड, और उसको ऐसे हवा में छोड़ दिया कि हाँ ये कभी-कभी ह्यूमंस को आएंगे दिमाग में, और फिर उसको सॉल्यूशन ढूंढना। नाउ सॉल्यूशन ढूंढने तो थे, बट भगवान को था कि ये सॉल्यूशन मुझे इजीली नहीं, है ना, ह्यूमंस के पास भेजने हैं। तो अब क्वेश्चन ये था कि सॉल्यूशंस को छुपाना था। तो कमेटी में जो मेंबर्स थे वो बहुत लोग थे, बहुत सारे भगवान बैठे हुए थे, ये 3 यहाँ पे बैठे थे, यहाँ पे भगवान के पूरे लोग थे। तो वहाँ पे आपको सुना होगा सूर्य देवता, इंद्र देवता, सब नारद मुनि, सब लोगों को पूछे। कोई बोला है कि एक काम करो, पानी में डाल दो, एकदम अंदर। तो इन्होंने बोला नहीं, फ्यूचर में इंसान बहुत ज्यादा स्मार्ट होगा, सॉरी ओवर स्मार्ट होगा, तो ढूंढ लेगा पानी में जाके। बोला स्पेस में डाल दो, बोला नहीं, स्पेस भी एक्सप्लोरेशन करेगा, उसको चैन नहीं होगा, बोला और भी देखते हैं दुनिया में, ठीक। ऐसे कर करके और सारे भगवान को पूछ रहे, सारे भगवान अपने इनपुट दे रहे हैं, बट फ्यूचर पता है कि ये ऐसा काम नहीं करने वाला। एक भगवान जो शांति से बैठे थे, मुस्कुरा रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, और उनका नाम था गणेश भगवान। नाउ सुना होगा गणेश भगवान is known to be a very intelligent person. So he was smiling and was not saying anything. तो सब लोगों ने बोला कि अब एक ही है रास्ता, इनको पूछते हैं शायद इनके पास रास्ता हो। उन्होंने बोला कि सर आपको पता है कि हम ये मैनुअल को कहाँ ढूंढे, हाँ रिस्पेक्ट दे देते। तो गणेश भगवान ने बोला कि आंसर बहुत सिंपल है, ये मैनुअल को आप ह्यूमन के हार्ट में ट्रांसप्लांट कर दो। मतलब
आंसर जो है वो ह्यूमन के पास ही रखो, क्योंकि ह्यूमन फ्यूचर में सारे आंसर्स के लिए बाहर जाएगा, अपने अंदर कभी भी नहीं। और इसीलिए गॉस ने बोला the flux passing through any closed surface only depends upon the charge which are enclosed again आप मुझे आंसर बात ठीक है। Coming back to the scientific answer, ठीक है। ये तो थोड़ा theoretical answer हो गया। उन्होंने बोला कि उन्होंने तालियां बताए, फिर बोला कि सर आप ऐसे बताओ, ये सब साइड मजा आता है, आप सच बताओ why is this answer, ठीक है। तो गॉस ने बोला कि देखो कंसीडर करो कोई भी एक 3D सर्कल, ठीक है। गॉस ने बोला कंसीडर कोई भी 3D सर्कल, ठीक। उसने बोला कि मान लो कि यहाँ पे चार्ज है जिसको मैं +Q1 नाम दूंगा, ठीक है। सुनना चाहिए, अब मुझे फाइंड करना है कि 3D सरफेस में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 3D सरफेस में छोटे छोटे एलिमेंट लेने पड़ेंगे। लेट अस कंसीडर मैंने एक एलिमेंट लिया यहाँ पे, ठीक है। इस एलिमेंट का पहले मैं बनाऊंगा एरिया वेक्टर, आया ना। और इस Q1 की वजह से इस पॉइंट पे मेरा कितना इंटेंसिटी है उसका डायरेक्शन बनाऊंगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा, ई वेक्टर। क्या आपको समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। क्या ये डिस्टेंस r अज्यूम कर सकते हैं हम, आया ना। ऑब्वियसली ये वेरी करेगा। तो अगर मैं आपको पूछूं कि इतने पार्ट में से इस एंगल को क्या कंसीडर कर सकते हैं बेटा, ठीक है। इतने छोटे से पार्ट में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ड्यू टू दिस चार्ज, यू नो द आंसर, बिकॉज़ द आंसर इज गोइंग टू बी d phi plus is nothing but E into ds into cos। क्या सबको पता है? ये तो आई मतलब गॉस ने कुछ बोला था ना। अब E के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, है ना। तो E के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, क्या ये पॉइंट चार्ज है। ड्यू ना तो पॉइंट चार्ज का मतलब फॉर्मूला इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, K Q बार R, Q लिखो Q1 लिखो इनटू क्या ds cos। सही है। अगर मुझे टोटल फ्लक्स फाइंड करना है तो क्या करना चाहिए, इंटीग्रेट। टोटल फ्लक्स फाइंड करना है तो क्या करना चाहिए, इंटीग्रेट। उसने दोनों साइड में इंटीग्रेट किया। पर जब इंटीग्रेट किया तो उसने गॉस ने बोला कि सुनो तुम्हें यहाँ पे एक चीज जरूरत पड़ेगी, you cannot integrate normally because it's not a 2D, it's a 3D. I'm going to create an entire surface, yes or no? So entire surface के लिए हम यहाँ पे ऐसा इंटीग्रल डालें। अच्छा ये मैं आगे सिखाऊंगा कि इसको कैसे करना है। इसका आंसर उसने बोला कि टोटल फ्लक्स आएगा। इसमें कांस्टेंट हम बाहर निकलेंगे, इट्स अ सिमिलर इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत वाला नहीं। तो k कांस्टेंट आ जाएगा, q कांस्टेंट, r स्क्वायर कांस्टेंट, नो सर। कैसे, क्योंकि तुम यहाँ से बोले यहाँ ले लेते तो r सेम रहता क्या, नहीं सर। ds ऑब्वियसली नो सर। cos थीटा नहीं सर, क्योंकि cos थीटा अगर तुमने कहीं आड़ा टेढ़ा ले लिया तो भी दिक्कत है। सो इसलिए kq ही रहेगा। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, ds cos थीटा बस। यू गेट दिस। आज का कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल में बोला ds cos थीटा बाय r स्क्वायर इज 3 ओम। क्या लिखा है तुम लोग को, क्या सॉलिड एंगल बना तो फ्लक्स क्या बना, kq close integral du। What is the total summation of solid angle for any closed surface, लिखा है तो kq into 4 pi, but k क्या है 1 by 4 pi epsilon naught into q into 4 pi 4 by 4 pi answer that was answer given by the box। Okay, this is the derivation which is also given in NCERT। proof the why Gauss theorem was this। फिर भी नहीं आंसर अभी तक नहीं लिया, अगर आपने यहाँ पे नोट किया होगा एनक्लोज चार्ज आया है सर, आप सवाल ही नहीं है यस और नो। उसका आंसर गॉस ने एकदम से लोअर में किया, मुझे सब करने की जरूरत ही नहीं है
क्योंकि उसका आंसर तुम खुद जानते हो, मैंने पहले ही बता दिया। कंसीडर करो एक बाहर का क्लास Q2 और बनाओ वहां से लाइन जितनी बना सकते हो। अगर यहाँ से जो लाइन जाए तो वो ऐसे जाएगी और दोनों को कंपेयर करो। Q1 से जो लाइन निकली है वो सरफेस को कितनी बार कट कर रही है? आंसर दो। क्या जितने भी चार्ज एनक्लोज होंगे क्या अपने सरफेस को एक बार ही कट कर पाएंगे, वेदर इट इज अ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज? हाँ या ना? पॉजिटिव से बाहर निकल जाएंगे, नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाएंगे, पर फिर भी कटिंग एक ही बार होगी। अगर यहाँ से आप सरफेस से चेक करोगे वो हर सरफेस को बाहर है तो कंपल्सरी 2 बार कट करेगा। एक बार इनकमिंग, एक बार आउटगोइंग। इनकमिंग प्लस विल बी टेकन एज नेगेटिव, आउटगोइंग प्लस विल बी टेकन एज पॉजिटिव, -1 + 1 0। आउटसाइड चार्ज। So though it creates the intensity, but it does not affect the flux. But it does not affect the flux. तो क्या सीखने को मिला? Gauss was a very intelligent person जिसने मैथमेटिक्स में जरूरत के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का Gauss थ्योरम दिया। He was a mathematician. He was not a scientist. He was not a physicist. He was a mathematician जो आगे जाके आप IIT में मैथ्स पढ़ोगे, इंजीनियरिंग मैथ्स, तो गॉस का नाम बहुत बार सुनोगे। उसने बहुत सारे मेथड बनाए थे। उसके मैथ्स के प्रॉब्लम के लिए उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में साइड में चला गया, वहां पे ये प्रूव करके फिर वापस आया। उसको ट्रेनिंग इंटीग्रल की जरूरत पड़ी। लोग ऐसे होते हैं ना कि अपनी जरूरत के लिए कुछ भी इन्वेंट करके वापस आ रहा है। ठीक है, सबको समझाई? Did you understand the Gauss theorem properly? Okay. क्या चीजें सीखी है? Whenever you want to find the flux, there are 2 methods of doing that. One, closed integral E dot ds. Second method कौन सा? Summation of charge enclosed divided by epsilon. Okay, ठीक है। उसके नीचे स्टेटमेंट लिखो। हाँ, ये सब नहीं लिखो तो चलेगा। I am okay with it. If you still require, I can share with you the NCERT page. NCERT में है पूरा डेटा। Gauss theorem is used to find the electric field. Gauss theorem is used to find the electric field due to symmetric charge distribution. Gauss theorem is used to find the electric field due to symmetric charge distribution. एक छोटा सा डायग्राम बना के हम यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला भी देंगे। मान लो कि मेरे पास एक रैंडम 3D सरफेस है और उस पे 3 चार्ज लगे रहते हैं, +Q1 -Q2 +Q3, और बाहर पे 2 चार्ज रहते हैं, -Q4 +Q1। और कोई आपको पूछे बताओ इस सरफेस में से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, तो आपको आंसर देना है। द आंसर इज Q1 -Q2 +Q3 +Q4। पिक्चर को तो आपको बता दें कि बाहर वाले चार्ज कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। वो मिस्ट्री बची हमारी। फर्स्ट आंसर मैं देता हूँ। द आंसर विल बी गिवन इन द नेक्स्ट टॉपिक, जस्ट टू वर्क इट। देखो वेरी डाउट है, इफ द चार्ज इज ऑन द सरफेस, हाँ, तो अगर बाहर लिया तो एंक्लोज होगा, अंदर लिया तो नहीं होगा। इट्स अ डबल शॉट। Q1 -Q2 +Q3 by epsilon।
लिखो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज करके लिखो। Flux through the Gaussian surface is independent of its shape. Flux through the Gaussian surface is independent of its shape. Independent of its shape. अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे ये सरफेस, अगर इसके बदले मैंने एक स्फीयर लिया होता तो क्या मतलब सेम होता? पक्का? क्या मैंने क्यूब लिया होता तो सेम होता? और क्या यहाँ पे कोन होता तो भी सेम होता? मतलब बाहर 3D सरफेस कैसा है उससे मैटर नहीं करता, मतलब मैं अपने हिसाब से सरफेस क्रिएट कर सकता हूँ। समझा? This is going to play a very big role जब एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से मैं going to define the Gaussian surface. Okay. Second, flux through the Gaussian surface depends flux through the Gaussian surface depends only on flux through the Gaussian surface depends only on the total charge present inside the Gaussian surface. Flux through the Gaussian surface depends only on the total charge present inside the Gaussian surface. I think this is also understood. Yes. Third, the flux through Gaussian surface is the flux through Gaussian surface is independent of the flux through Gaussian surface is independent of position of charges inside the Gaussian surface. Position of the charges inside the Gaussian surface. ये पॉइंट समझा? पोजीशन ऑफ द चार्जेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? Q1 यहाँ के वैल्यू मैं नीचे भी करूँ तो भी क्या फ्लक्स चेंज होगा? क्या बेसिकली फ्लक्स नंबर है तो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो अंदर कहाँ पे, as long as the charges are inside the flux is okay. Point number 4, electric field intensity. Electric field intensity at the Gaussian surface is electric field intensity at the Gaussian surface is due to all the charges present inside as well as outside the Gaussian surface. Inside as well as outside the Gaussian surface. इस लाइन का मतलब ये दो चार्ज, अगर हम पूछे कि क्या यहाँ के दो चार्ज की वजह से इंटेंसिटी नहीं है क्या, तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है। इंटेंसिटी है, सिर्फ फ्लक्स में उसका कंट्रीब्यूशन 0 है। समझा? तो आई एम नॉट सेइंग इंटेंसिटी इज नॉट देयर, इंटेंसिटी इज देयर बट द फ्लक्स इज 0 ड्यू टू द चार्ज। डिफरेंस समझा है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, in a closed surface
incoming flux is taken negative in a closed surface. Incoming flux is taken negative while outgoing flux is taken positive. In a closed surface, incoming flux is taken negative while outgoing flux is taken positive. Last point, फिर properties खत्म हो जाएगी. In a Gaussian surface, phi equal to 0, that is flux equal to 0, does not imply E equal to 0 at every point. Does not imply E equal to 0 at every point. But E equal to 0 at every point implies phi equal to 0. E equal to 0 at every point implies phi. अगर ये पॉइंट भी मतलब होगा, अगर अंदर कोई चार्ज है नहीं तो फ्लक्स 0, पर उसका मतलब थोड़ी है कि इंटेंसिटी 0, इंटेंसिटी तो 0 है, पर इंटेंसिटी 0 है मतलब